नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कर्नाटक की जीत के बाद क्या अब राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत का केंद्र बनेगा? क्योंकि जहां एक और बीजेपी पीएम के दौरे के साथ चुनावी शंखनाद करने वाली है, तो कांग्रेस भी सरकार को रिपीट करने की कोशिश में लगी हुई है, दावा कर रही है। बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भी होगी, उसके कबूलनामे की भी होगी। तो बात करेंगे जयपुर में कैसे चंद रुपए के लिए एक दोस्त बन गया कातिल। सारी बातें होंगी, खबर में दम है। दो 2024 के फाइनल से पहले कर्नाटक में सरकार बनाकर कांग्रेस का जोश हाई है, लेकिन सवाल राजस्थान पर आकर टिक जाता है, क्योंकि महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों में पैठ बनाती कांग्रेस क्या कर्नाटक वाला प्रदर्शन राजस्थान में दोहरा पाएगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी राह में कुछ मुश्किलें भी हैं। आइए पूरी खबर विस्तार से देखते और समझते हैं। जंग के लिए कांग्रेस की बदली रणनीति। जिस घर में कुछ है लड़ाई भी वहीं होती है, जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा? ठीक है ना, इसके लिए ये बहुत है, हम सब कंट्रोल करेंगे। निर्णायक मोड़ पर सियासत, सुलह की आस। हमारे यहाँ तो अनुशासन होता है। एक बार जब हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी थी या खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी है, ये जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो सभी लोग फैसले को मानते हैं। अल्टीमेटम पर भारी फीडबैक वाला जोश। पेपर आउट हो गए इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवालिया बनने कहेंगे इसको? इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम नहीं दे पाए हैं, इनको मुआवजा दे सकती है सरकार? अब बताइए, ऐसी नहीं मांगे की जाती है। कर्नाटक की जीत ने न सिर्फ कांग्रेस को आत्मविश्वास जगाया, बल्कि राजस्थान में अंदरूनी सियासत को कंट्रोल करने की राह भी दिखाई। दो दिग्गज नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता हासिल की और लगभग उसी फॉर्मूले पर राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच तल्खी के बावजूद प्रदेश प्रभारी रंधावा उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं दिखते, तो इसके पीछे आलाकमान से कुछ संकेत भी हो सकते हैं। कांग्रेस को सचिन जी ने आज तक कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। अगर कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो मैं आपका जरूर जवाब दे दूंगा। तो अल्टीमेटम किसको दिया वही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसको कहा है अल्टीमेटम? अगर हाईकमांड का अल्टीमेटम है तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूं? सब मिला के जो फैसले होंगे उसको हम लोग सब मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तिरंगा झंडा जो है बुलंद हो, ये जनहित के अंदर भी देश हित के अंदर भी है। गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजना के दम पर फिर से सत्ता हासिल करने की उम्मीद रख रही है। महंगाई राहत कैंपों की जबरदस्त सफलता, जिसमें अब तक कोई 5 करोड़ लोगों तक सरकार की राहत की गारंटी पहुंचने के दावे किए गए हैं। आप लोगों को मीडिया के जो ज़्यादा फैला देते बातों को, हम उनमें बिलीव नहीं करते। हम तो मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़े इलेक्शन, हम जीत के आएंगे। सरकार फीडबैक से खुश है, लेकिन कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही हो गया हो ऐसा नहीं लगता। दिल्ली वाली मीटिंग में सुलह के कयास लगाए जा रहे थे। खास बात यह भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर तल्खी बढ़ी, उससे मामला थोड़ा संजीदा तो जरूर हो गया है। ये उनका मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। ये कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है, हमारे दादा परदादाओं ने वोट देकर इस कांग्रेस पार्टी को इतना बनाया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही छाती पर मुंह कर लेंगे और यही रहेंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जिस तरह से पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर हैं, उससे पार्टी के अंदर बेचैनी है।
क्योंकि पायलट किसी भी हाल में अपनी मांग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते। आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। वहीं भ्रष्टाचार पर अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद कांग्रेस की सियासत किस करवट बैठती है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बीजेपी को मौका तो दे ही रही है। कांग्रेस अपने सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं इस अजमेर के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन लात घूसों के सम्मेलन में बदल गया। ए टीम और बी टीम दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार खड़ी है। अब बीजेपी भले ही कांग्रेस सरकार को लेकर तंज कस रही हो, लेकिन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे किसी भी आरोप से जरा भी विचलित होते नहीं दिखते। विपक्ष के बारे में बात नहीं है तो फिर वो पेपर हाउस की बात करेंगे और कहेंगे इनको मुआवजा दो, जो घर वो 26 लाख लोग बैठे हैं इनको मुआवजा भी दो। जहां बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को पुख्ता करने में जुटी है तो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर संशय के हालात हैं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस राजस्थान में भी उसी तरीके से काम करने की रणनीति तो बना रही है, लेकिन दिल्ली की बड़ी बैठक के ऐन वक्त पर रद्द हो जाने से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चाओं में। इसकी वजह है उसके जरिए किए गए खुलासे। इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के अधिकारियों के सामने कई कबूलनामे किए। बड़े कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए जिगाना पिस्टल को इंडिया में मंगाया। भारत में मंगाई गई इस पिस्टल के माध्यम से इस पिस्टल को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने गोगी गैंग को सौंपा। गोगी गैंग के द्वारा इस पिस्टल का उपयोग करके कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाना था। इसी के साथ साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उसकी हिट लिस्ट में, टॉप लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है, जिनको टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई मौत के घाट उतारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई की इस टॉप हिट लिस्ट में फिल्म स्टार, बॉलीवुड के स्टार सलमान खान का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक उसका गैंग कारोबारियों से जबरन उगाही के पैसों से अपनी क्राइम कंपनी को ऑपरेट करता है। लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में कई और चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उसकी हिट लिस्ट की है। अब जानते हैं उसमें कौन कौन शामिल है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, मूसेवाला का मैनेजर शगुन प्रीत, गैंगस्टर मनदीप धालीवाल, कौशल चौधरी, अमित डागर, सुखप्रीत सिंह बुद्धा, लकी पटियाला बम्बिहा का हेड, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, विक्की मुदुखेड़ा के कातिल भोलू शूटर, सनी लेफ्टी और अनिल लठ। लॉरेंस ने यह भी खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गोल्डी बराड़ को उसने 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। अब जानते हैं कि कैसे गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी की दोस्ती हुई। गोल्डी बराड़ लॉरेंस का सबसे विश्वसनीय साथी है। लॉरेंस की ही तरह गोल्डी की भी कहानी पंजाब से शुरू होती है। लॉरेंस की ही तरह गोल्डी के पिता भी पंजाब पुलिस के कांस्टेबल थे। फरीदकोट के रहने वाले गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। गोल्डी और उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ पर कई मामले दर्ज हैं। इसी दौरान ये दोनों भाई लॉरेंस बिश्नोई के भी संपर्क में आए और खास दोस्त बन गए। यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गोल्डी का नाम सुर्खियों में आया। जब पुलिस गोल्डी को तलाश रही थी तो वो खुद स्टूडेंट वीजा पर कनाडा फरार हो गया। कनाडा जाकर भी लॉरेंस और उसके गैंग से उसका लिंक बना रहा। वहीं रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। कनाडा में रहकर उसने लॉरेंस गैंग के लिए नेटवर्किंग शुरू की।
गैंग के लिए आधुनिक हथियार का इंतजाम करना उसका काम था। इन्हीं हथियारों के दम पर लॉरेंस गैंग अपने विरोधियों से आगे बढ़ता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। उसके हर एक मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई तक लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क फैला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद हत्याकांड में लॉरेंस के कनेक्शन को लेकर जांच तेज हो गई है। एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि क्या लॉरेंस के जरिए मुहैया कराई गई पिस्टल से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने केंद्रीय एजेंसियों से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। लॉरेंस के खुलासों के बाद में राजस्थान सहित पूरे देश भर की एजेंसियों में लगातार हड़कंप का माहौल है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को भी स्वीकार किया अपने कबूलनामे में कि उसने फरीदकोट, भरतपुर और इत्यादि जेलों में रह करके राजस्थान, अंबाला और चंडीगढ़ के कई बड़े व्यापारियों से बड़ी वसूली की थी। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसियां लगातार लॉरेंस से के कबूलनामे के आधार पर लगातार पूछताछ करते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी राजस्थान फतह के प्लान में लगी हुई है और इसका आगाज होगा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर एक खास कार्यक्रम से। 31 मई को पीएम मोदी का अजमेर दौरा है, जिसमें अजमेर समेत पूरे प्रदेश को डबल इंजन सरकार का संदेश देने की रणनीति बनी है। अजमेर से 23 की जंग का शंखनाद। 9 वर्ष शासन के पूरे होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनके अभिनंदन कार्यक्रम की पहली सभा, धन्यवाद मोदी जी की पहली सभा इस पृथ्वीराज चौहान की धरती अजमेर में हो रही है। 9 साल का जोश बनाम 9 सवाल। कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल और देश की जनता का 9 सवाल। तो ये 9 साल हैं, 9 सवाल हैं और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है। 9 साल की उपलब्धि से जीतेंगे राजस्थान। प्रमुखता से भारत सरकार के 9 वर्ष, जिसमें ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, जिसमें ऐसे कई काम हुए जिनकी देश की जनता 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी। वहां अयोध्या में भी प्रभु श्री राम मंदिर की शिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी, तो धारा 370 जैसे अभिशाप को भी हटाकर फेंका। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, इसके परिणाम जब आएंगे तो अपने आप आपके सामने आएंगे, और निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाली बातें भी होने की संभावना है। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और इसके केंद्र में है पीएम मोदी। इन 9 साल की उपलब्धियों के दम पर बीजेपी राजस्थान में 2023 की जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और इसका आगाज खुद पीएम मोदी 31 मई को अजमेर से करेंगे। पिछले 8 महीनों में पीएम के छठे राजस्थान दौरे से साफ है कि मोदी के दिल में राजस्थान है और बीजेपी नेताओं की माने तो ये दौरा राजस्थान वालों के लिए खास रहने वाला है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। खास बात यह है कि पीएम मोदी का ये दौरा केंद्र में उनकी सरकार के 9 साल पूरे होने के ऐन मौके पर है। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान चुनाव न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास है। राजस्थान उनके दिल में बसता है और ऐसा वो पहले भी अपने दौरे में बता चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में बार बार आपके दर्शन का अवसर मिलता है और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी का ये छठा राजस्थान दौरा होगा। पीएम मोदी पिछले 8 महीनों में 5 बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं।
इन 8 महीनों में पीएम आबू रोड, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा और फिर नाथद्वारा के साथ आबू रोड आ चुके हैं। अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक अजमेर राजस्थान के मध्य में है और 9 साल के मौके पर पीएम की जनसभा से पूरे प्रदेश को संदेश देने की कोशिश हो रही है। इस जनसभा में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, पाली के साथ ही जयपुर शहर और ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों और यहाँ की 45 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को सीधे जोड़ने की कोशिश हो रही है। अजमेर जनसभा में करीब 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। 31 तारीख को मोदी जी की इस सभा सबसे बड़ी सभा होगी और निश्चित तौर पर जहां एक और राज्य सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पर है और ये अजमेर संभाग मुख्यालय पीने के पानी को लेकर भी त्रस्त हो रहा है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते लोग रोज देख रहे हैं। ये त्रस्त लोग अब डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर भी हैं। इस स्थान का चयन निश्चित रूप से इस मायने में है कि पूरे प्रदेश के लोग इस क्षेत्र के साथ हमने 40 विधानसभाओं का चयन किया है। उन 40 विधानसभाओं का एक मध्य है, तो यहाँ एक प्रमुख केंद्र है। जैसा मैंने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी की स्थली है, तो इस स्थली से माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक 9 वर्ष की यात्रा का एक ऐतिहासिक जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी पीएम के अजमेर दौरे को लेकर बड़ी योजना बना रही है, बड़ी उम्मीद जता रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जमीन पर इस दौरे से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि पीएम के पास प्रदेश की जनकल्याणकारी मांग पर ध्यान देने की कोई योजना नहीं है। मोदी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेडिकल का हेल्थ मॉडल है, वो मोदी जी कहे कि राजस्थान का मॉडल अच्छा है, पूरे देश में लागू करूंगा, जब जाके थोड़ा बहुत उनको फायदा हो सकता है, बाकी वो नहीं कहेंगे। ओपीएस देखिए, मुख्यमंत्री ओपीएस लागू किया, प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे हैं। वैसे ही उनको बीजेपी को हराने की खुद ही भाषण दे रहे हैं। कोई नई घोषणा नहीं करेंगे। कोई राजस्थान के लिए 25 एमपी है, हमारे मंत्री हैं राजस्थान के, हम तो उन्हें धन्यवाद देंगे कि जो हमारा ये जो कौन सा ERCP का है, हमारे कैनाल योजना का है, वो दे दें हमारे अलवर जिले को और हमारे सारे 10-12 जिलों को, तो हम उनको धन्यवाद दे दें। वहीं अजमेर दौरे से सियासत के एक और पहलू की चर्चा जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के इस दौरे में चौंकाने वाली बात की संभावना वाले दावे के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता RC चौधरी का कहना है कि ईडी और CBI के डर से भ्रष्ट लोग भले ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जब एक जहाज डूबता है तो समझदार लोग तैरकर जहाज से किनारा पकड़ते हैं। ये किनारा पकड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। शेखावाटी के दिग्गज नेता सुभाष मेहरिया का भारतीय जनता पार्टी में पुनः आना इसका शुभ संकेत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का बयान बड़ा हास्यास्पद और कायराना सा लगता है, क्योंकि राजस्थान की जनता को 9 साल बाद में भी बताने के लिए उनके पास में मुद्दे नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ईडी से, CBI से, केंद्रीय एजेंसियों की भय से भ्रष्ट लोग निश्चित रूप से आपका दामन थाप सकते हैं। माना जा रहा है कि जनसभा के साथ ही बीजेपी के महासंपर्क अभियान की भी शुरुआत होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का महासंपर्क अभियान लॉन्च करने जा रही है। इसी 1 महीने के विशेष अभियान में 25 जून को आपातकाल लगाने के दिन बीजेपी ब्लैक डे के रूप में मनाएगी। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाई जाएगी, साथ ही जनता को भी इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक से लेकर शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख तक के बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। वही जनसंपर्क अभियान के साथ ही बीजेपी गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के हालात को लेकर हमलावर रुख बनाए हुए है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान की जनता ने यदि सबसे पीड़ा भुगती है, वैसे तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं, लेकिन
भ्रष्टाचार की गंगा ने जिस तरीके से तांडव किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हाइपर एक्टिव मोड में आ गई है। अगले 1 महीने बीजेपी के तमाम नेता फील्ड में खूब पसीना बहाते नजर आएंगे। इसकी शुरुआत भले ही 31 मई को अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा से होगी, लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की प्रदेश में कई और सभाएं करने की योजना तैयार कर रही है, जिससे लगभग पूरे राजस्थान को पीएम मोदी से रूबरू कराया जा सके। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि पीएम के दौरों से अब कुछ खास बदलने वाला नहीं है। बहरहाल इन दौरों से क्या फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जयपुर के संगानेर इलाके में 22 मई को सरस डेयरी पर कंप्यूटर ऑपरेटर हनुमान मीणा अपहरण और हत्या केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी ने अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। बचपन के दोस्त का कत्ल, पैसों के लिए उतारा मौत के घाट, लाश को बोरे में बंद कर नदी में फेंका। इंसानी रिश्ते नातों में सबसे ज्यादा खूनी रिश्तों के बाद में अगर किसी चीज को अहमियत दी जाती है तो वो दोस्ती के रिश्ते को, दोस्ती के ऊपर भरोसा भी किया जाता है और दोस्ती को लेकर के हमारे समाज में कई मिसालें भी दी जाती हैं। लेकिन क्या हो जब दोस्ती का रिश्ता ही खुद को दागदार कर जाए। राजधानी जयपुर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामला हनुमान मीणा की हत्या के मामले का है, जहां पर दोस्तों ने पहले इसका अपहरण किया, बाद में उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। वारदात में शामिल 2 सगे भाई बृजभान सिंह और योगेंद्र सिंह जयपुर कमिश्नरी से रिटायर एक पुलिसकर्मी के बेटे हैं। तीसरा मास्टरमाइंड दिवाकर टांक पेशे से एडवोकेट है, जो मृतक हनुमान मीणा का बचपन का दोस्त है। आरोपी दिवाकर टांक ने बृजभान सिंह व उसके भाई योगेंद्र सिंह ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अपने ही दोस्त हनुमान मीणा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। 22 मई को देर रात जगदीश मीणा ने केस दर्ज कराया कि उनका बेटा हनुमान मीणा सुबह ऑफिस के लिए निकला था, इसके बाद घर नहीं लौटा। इधर आरोपियों ने हनुमान को फ्लैट पर बुलाकर चाय पानी के बहाने बंधक बनाया। इस बीच बदमाशों ने 23 मई को लोकेशन बदलकर हनुमान मीणा के अर्धनग्न हालत में बंधक बनाकर बनाए गए वीडियो उसके पिता को भेजे। ये वीडियो हनुमान मीणा के मोबाइल से ही भेजे और 25 मई तक का अल्टीमेटम देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस के मुताबिक दिवाकर पर लाखों रुपए का कर्ज था। उसका हनुमान मीणा के घर आना जाना था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की जानकारी थी। वारदात को अंजाम देने के लिए सांगनेर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया। 2 माह पहले प्लानिंग की गई थी, क्योंकि इसमें जो पीड़ित परिवादी पक्ष है वो आर्थिक रूप से सक्षम है। ये तीनों आरोपियों को ध्यान था इस चीज़ को लेकर के। इसी उद्देश्य के साथ में इन्होंने प्लानिंग के तहत वो एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां अपहरण करके रखेंगे। पर अपहरण करने के पश्चात में जो गतिरोध होता है उसकी वजह से फिर आगे इनको मार देते हैं। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि हनुमान मीणा को किराए के फ्लैट पर बंधक बनाने के बाद मुंह पर प्लास्टिक टेप चिपका दी। इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद 22 मई को रात 3 बजे तीनों आरोपियों ने बोरे में लाश को डाला। 5-5 लोहे के बाट भी डाले, फिर कार में पटक कर लाश को करीब 1 किलोमीटर दूर द्रव्यवती नदी तक ले गए। वहां लाश को फेंक कर अलग अलग हो गए। आरोपी बृजभान और देवेंद्र ने वारदात के बाद अजमेर रोड और अन्य जगहों से व्हाट्सएप कॉल कर हनुमान मीणा के जिंदा होने तक बना रखे वीडियो मैसेज उसके पिता को भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। वीडियो मैसेज और कॉल के लिए अलग अलग लोकेशन रखी ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। उस द्रव्यवती नदी में फेंक करके हैं और पीड़ित की मोटरसाइकिल को इन्होंने अलग एक स्थान पर ले जाकर खड़ा किया है, ताकि पुलिस वालों को इसमें बेसिकली अलग अलग रास्ते दिखाए जाए। उस वक्त बृजभान अकेला ही था बेसिकली, और पीड़ित के फोन से ही भेजा बेसिकली। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जो भी वो जानते थे। उन्होंने हर तरकीब अपनाई, लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे मामले के तार से तार जोड़ करके आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अब दोस्ती के नाम पर जो धब्बा है दिवाकर टाक, वो अपने जुर्म के लिए सलाखों के पीछे रहेगा और दोस्ती को शर्मसार करने वाले इस जुर्म के लिए अपनी सजा काटेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर में दम है हमें आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।